आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी बच्चों के लिए मैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसका पहला वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक आपको बताया था आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि हर एक लेक्चर को नोट डाउन करते हुए और समझते हुए चलें, ताकि आप जितने भी टॉपिक्स मिले आपको अच्छी तरीके से कवर कर लें और अच्छी तरीके से समझ लें। जहां दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए। आज का जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको वो रहेगा मूल आवेश। मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में लास्ट टॉपिक जो बताया था आपको, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो पहले वाले वीडियो में पूरी तरीके से दे दिया है। आज जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, हेडिंग आप लोग लगाएंगे मूल आवेश। हेडिंग में लिख दे रहा हूं मूल आवेश। आवेश की क्वांटम प्रकृति। इसको हम मूल आवेश क्या होता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ये थोड़ी बहुत चर्चा की गई है एक वैज्ञानिक के द्वारा। इसको हम अंग्रेजी में लिखें, इसको बोलेंगे फंडामेंटल चार्ज। आवेश की क्वांटम प्रकृति को हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज आप माने का आगे क्या होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूं। ये आपकी हेडिंग है, मूल आवेश। मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर ए मिल्टन। मैं लिख दे रहा हूं आर ए मिल्टन। इन्होंने बूंद का परीक्षण लिया। ठीक है, तेल की बूंद का परीक्षण इन्होंने किया था और वहीं से इन्होंने मूल आवेश के बारे में बताया था और क्वांटम प्रकृति के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था बच्चों कि प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि अगर जो किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ये आर ए मिल्टन साहब ने बताया था और एक फार्मूला दिया था, जिस फार्मूले को हम Q बराबर प्लस माइनस NE के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जहां Q आपका होता है आवेश, N होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुणा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है। ये जो आवेश होता है, आवेश जो होता है, आवेश कौन सी राशि होती है, यह अदिश राशि होती है, इसकी दिशा फिक्स नहीं। ठीक है बच्चों, आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसकी एक दिशा फिक्स नहीं है। मेरी बात को समझिए, ये स्थान आवेश का स्थानांतरण क्वांटीकरण, इस बात को समझिएगा। इन्होंने मिल्टन साहब ने कहा, आर ए मिल्टन साहब ने कहा कि अगर जो हम दो वस्तु को ऐसे आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और वो किस तरीके से होगा, इसमें से
या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा इसमें, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल के, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज का अर्थ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक नेचुरल नंबर, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या के रूप में निकलेगा। या तो 1 निकलेगा, या तो 2 निकलेगा, या तो 3 निकलेगा। जिस तरीके से आप गणना करते हो, कोई चीज गिनते हो 1 2 3 4, उसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश करेगा। यही होता है क्वांटम प्रकृति। तो हमने क्वांटम प्रकृति के बारे में समझ ली, जिसमें हमने Q बराबर एनी फार्मूला पढ़ा, ये RM मिलकर ने स्थापित किया था। यहाँ E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और N हो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q है आपका आवेश चार्ज। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है बच्चों आवेश कौन सी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि, ये बात आप समझ चुके हैं। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब अन्य मात्रक के बारे में हम चर्चा करते हैं। आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा? देखिए अन्य मात्रक में क्या होगा बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। क्लास 10th में आपको पढ़ाई गई होगी बात, 11th में पढ़ाई गई होगी। दर का मतलब समय से भाग देना, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? आवेश बराबर वैद्युत धारा गुना समय। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां से आवेश बराबर वैद्युत धारा इंटू समय। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। I का मतलब वैद्युत धारा, टी का मतलब समय, ठीक। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिएगा। इस पॉइंट का अर्थ क्या है कि अगर जो हम किसी चालक तार में, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, क्या बात? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, क्या? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो वह 1 कूलाम के आवेश के बराबर होगी। तो इसका मतलब हो जाएगा यदि I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, और T बराबर 1 सेकंड, ठीक है बच्चों, तो यहां से Q बराबर आपका 1 कूलाम निकल के आ जाएगा। तो हमारा Q क्या हो जाएगा? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम क्या बन जाएगा? तो 1 कूलाम जो हो जाएगा 1 एम्पियर सेकंड के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों 1 कूलाम आवेश 1 एम्पियर सेकंड के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी। इसका मतलब किसी चालक तार में, इसका अर्थ क्या होगा? किसी चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो 1 कूलाम के बराबर होगा। ये 1 कूलाम की परिभाषा होती है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, अब इसका हम बीमा लिख लें, तो Q की बीमा क्या हो जाएगी? Q की बीमा भी निकल सकती है। Q की बीमा क्या हो सकती है बच्चों? देखिएगा, Q की बीमा क्या हो सकती है? एम्पियर की बीमा होती है A, समय की बीमा होती है T। तो Q की बीमा निकल के आ जाएगी A इंटू T। तो बच्चों हमको 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछता है, हर एक कंपटीशन में भी पूछता है, और आपके बोर्ड में बहुविकल्पीय 1 नंबर में आता है और बड़ा सिंपल होता है। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? देखिएगा, आपको दिया है आवेश की मात्रा 1 कूलाम, इसका मतलब दिया Q बराबर भैया 1 कूलाम। हमको यह निकालना है बच्चों। हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो हम जानते हैं। और एक फार्मूला हम जानते हैं क्या? Q बराबर बच्चों होता है Ne। मिल्टन का बूथ परीक्षण में फार्मूला निकला था Q बराबर Ne।
तो यहाँ से Q बराबर NE लिख दिया, तो यहाँ से N की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे Q बटे E, क्योंकि ये गुणा है, E का गुणा है तो E को इस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। बच्चों Q का मान 1 कूलाम है, ठीक है, और इसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। बच्चों इसमें सब लोग बहुत डर जाते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं, प्लस वाला देख लेते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। कुछ करना, देखिए ये कूलाम है, कूलाम तो कूलाम से कूलाम तो मर गया, आप यानी कि मात्रक खत्म हो गया, यानी आपका नंबर का मात्रक तो होता नहीं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद कौन सी बात होती है, ये देखिए 10 के पावर माइनस में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा पावर का, तो यहाँ से अब देखिए ये दशमलव है नीचे है, ठीक है, तो ये दशमलव को यहाँ हम करेंगे यानी इसको 16 बनाएंगे तो एक में एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, तो जैसे 10 बटे 16 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 19 माइनस में था, ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा 19। अब एक काम और करते हैं, देखिए यहाँ 10 के पावर 19 का मतलब क्या है, 10 का 19 बार आपस में गुणा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 3, तो इसका मतलब क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो बात लिखते हैं हम, 3 बार 2 को लिख लिया। तो ऐसे 10 को आप कितनी बार लिखोगे, 19 बार। तो हम क्या करते हैं, इस 10 को 18 बार लिख के एक 10 को निकाल कर इसमें 10 का गुणा कर देते, 10 दहाई 100 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर कितना बच्चों 18 बटे 16। अब हम 16 का पहाड़ा आसानी से 100 में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, सिंपल हो गया ना। तो 16 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 40 16 दूनी 32, 16 85 गुणे 10 के पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके एक कूलाम आवेश में बनेंगे। क्लियर हो गई बात। तो कोई पूछ ले कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो हो जाएगी 6.2 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी, दिक्कत होगी तो बताइएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है और हम समझते हैं बच्चों। देखिए एक पॉइंट है सीजीएस, सीजीएस जिसको हम सी का मतलब, थोड़ी बात को समझिए, सीजीएस इसका अर्थ क्या है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ये एक पद्धति है, जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है, और एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में रखा जाए, तो ऐसी पद्धति को हम सीजीएस पद्धति बोलते हैं बच्चों। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो सीजीएस में आवेश का मात्रक क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। मैं लिख दे रहा हूं उसको, आप नोट डाउन कर लीजिए। में आवेश का मात्रक होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई ESU, ठीक है, इतनी बात क्लियर। या इसी को स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। और एक चीज और देखिएगा, यहां एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। एक कूलाम में कितना ESU होता है, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। ये भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले एक ESU में कितने कूलाम आवेश होगा, तो ये गुणा इसको इस तरफ भेज दीजिए, कूलाम बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, तो एक का गुणा करके एक ESU को रोक लीजिए और 3 को और 10 के पावर 9 को नीचे भेज देंगे, तो नीचे आ जाएगा 1 गुणे 10 के पावर 9, इस तरीके से बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक। एक चीज और होता है, एक पॉइंट और है, एक फैरेड भी मात्रक होता है आवेश का। तो एक फैरेड होता है 96,500 कूलाम। एक फैरेड किसके बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये भी आवेश का एक मात्रक होता है, फैरेड भी एक आवेश का मात्रक होता है, और एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम के। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बात और है, एक होता है एक माइक्रो फैरेड या एक माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम में हम
कितना कूलाम लिख सकते हैं? 1 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है? 10 के पावर -6 कूलाम। एक पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे। 1 पीको कूलाम में होता है 10 के पावर -12 कूलाम चार्ज, ठीक है। 1 नैनो कूलाम में होता है 10 के पावर -9 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10 के पावर -12 कूलाम। तो ये 3-4 बातें हैं, आप नोट डाउन करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम इसका यूज कर लेंगे। कभी कभी आप इस रूप में दे देगा तो आप उसको, हम क्वेश्चन में जो देगा उसी को हम बदल कर कूलाम में और उसको सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही जाएगी। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके नाम से ही चैप्टर है, जिसको आप कहते हैं कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, उस पर चर्चा की जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से आप लोग वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। देखिए, कूलाम साहब एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये फ्रांस के थे, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम कर क्या रहे हैं? हम पहली क्लास में आपको बताए थे कि हम समझ किसके बारे में रहे हैं? हम आवेश के बारे में समझ रहे हैं ना। किसके बारे में समझ रहे हैं? आवेश। आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जब तक स्थानांतरण नहीं होगा तब तक आवेश की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन ही आवेश है, इसका अर्थ तो यही हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ही जब आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर ही चर्चा होगी, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गति भी करेगा, स्थिर भी रहेगा, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया, हम पढ़ क्या रहे हैं? स्थिर वैद्युत की। तो यहां इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, ठीक है। तो कूलाम साहब ने आवेश रुका रहे तब उस नियम का पालन किया था। कूलाम साहब ने बताया था कि जब आवेश स्थिर होंगे तब यह नियम लगेगा। तो इसके लिए पहले एक बात को हम समझते हैं। जैसे हम लोग समझते थे पहले पहले हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते थे 11 में, ठीक है। 11 में थे आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको सामने दिख रहे थे। जैसे ग्रेविटी है, न्यूटन का नियम जो है, ग्रेविटी है, पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को खींच लेती है, तो वो तो आपको दिख रहा था। लेकिन बाबू एक बात बता दें, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ अनुभव करना है। जो वैज्ञानिकों ने बताया है सिर्फ समझना है, और ऐसा अनुभव, मतलब आपको कल्पना करनी है कि हाँ है इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कल्पना के आधार पर ये जो वैद्युत है, ये कल्पना के आधार पर आपको समझना पड़ेगा। तो इस बात को आप पूरी तरीके से दिमाग में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन तो देख नहीं पाओगे। जिन वैज्ञानिकों ने बताया, समझाया, उसी को हम चर्चा में ले रहे हैं और उसी के बारे में समझ रहे हैं। तो वैसे तो वास्तव में आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखेगा नहीं, छोटे छोटे कण हैं, बिल्कुल दिखते नहीं है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए आप देखिएगा, जैसे मेरे पास दो वस्तु हैं, जैसे मान ले रहा हूं मेरे पास 2 मार्कर, ठीक है, ये दोनों मार्कर। तो ये कूलाम साहब ने बताया कि अगर जो किन्हीं 2 बिंदु, अच्छा कूलाम साहब कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ये भी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कूलाम साहब कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो अपना प्रैक्टिकल किया था 1785 में किया था। कब किया था? 1785 में। इन्होंने क्या बताया कि अगर जो 2 बिंदु आवेश है, ठीक है, 2 बिंदु आवेश, मान लेता हूं एक आवेशीय है, एक आवेशीय है, ठीक है, दोनों को किसी दूरी पर, निश्चित दूरी पर रख दिया जाए। अच्छा एक बात और है कि ये आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, और माइनस माइनस भी हो सकते हैं। अब मेरी बात को समझिए, अगर जो प्लस प्लस रहेगा दोनों, तो क्या होगा? अगर जो मान लेते हैं दोनों क्या है, मान लेता हूं ये ब्लैक वाला प्लस वाला है, ठीक है, ब्लैक वाला कौन सा है? प्लस वाला है। तो ब्लैक मैंने मार कर लिया और दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। अगर जो दोनों माइनस माइनस है तब भी रिपेल करेंगे, और अगर जो
एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों आकर्षण करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं। विपरीत चिन्ह, विपरीत में आकर्षण होता है, मतलब विपरीत चार्ज में आकर्षण होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि विपरीत आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा, और सिमिलर में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जानी चाहिए। मतलब अगर जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, निगेटिव नेगेटिव रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे। और प्लस और माइनस होगा, सेम सेम उम्र के दो लोग प्लस और माइनस, तो आपस में आकर्षण होगा। मेरी बात क्लियर है, आप 12 में पहुंच चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण है, इन दोनों में प्रतिकर्षण है, इन दोनों में भी प्रतिकर्षण है। अब एक बात बताओ बच्चों, तो ये आवेश इस तरीके के बिहेवियर कर रहे हैं, तो कूलाम साहब ने कहा कि अगर जो दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश हो, स्थिर का मतलब रुके हुए, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, मेरी बात को समझिए, कि इनका नियम क्या है पहले समझ लीजिए। अगर जो आपको आप नोट बना रहे हैं तो उसको रोक कर समझ कर लिखिएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ये दोनों जो बिंदु आवेश हों एक लाइन ज्वाइनिंग में, इसका मतलब क्या हो, एक सीधा सीधा सीधी रेखा में इसके सेंटर से इसकी सेंटर पर इसका फोर्स लग रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं, एक अनुदिश हो, ये इसके अनुदिश हो, तभी यह नियम वैलिड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली समझा दे रहा हूं। तो हमने क्या बताया कूलाम का नियम, कि अगर जो दो बिंदु आवेश हो, ठीक है, एक का नाम Q1 रख दिया जाए, एक का नाम Q2 रख दिया जाए, और इनके बीच की दूरी हम कितनी ले लें, R ले लें, कि R दूरी पर रखे हुए हैं, और मान लेता हूं कि Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हैं, तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो कूलाम साहब ने क्या बताया कि इन दोनों, इन पर लगने वाला, देखिए ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, दोनों आपस में बल लगाएंगे। लेकिन अभी सही स्वरूप हम पढ़ नहीं रहे, तो पहले हम कूलाम का नियम, कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों को रख दिया जाए, तो इनके अनुदिश, इसकी दिशा में, इसकी दिशा में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं, दिशा में, एक सीधे में, जैसे इसका सेंटर तो इसके सेंटर पर ही फोर्स जनरेट होगा, तो इनके बीच एक बल उत्पन्न होगा। ये किसकी चर्चा कर रहे हैं कूलाम साहब, कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की चर्चा कर रहे हैं, कि इन पर एक बल लगेगा, और वो बल क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के समानुपाती। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो बल है आपका, इस पर जो लगने वाला बल है, ये जो जितनी आप दूरी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, ये बल उतना ही कम होता जाएगा, इसके स्क्वायर में उतना कम होता जाएगा, और जितना आप इसको पास पास लाओगे ये उतना ही प्रबल होता जाएगा, बल बढ़ता जाएगा। तो इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये दूसरा। अब एक बात और समझिएगा, जब कभी भी आपको इस तरीके का दो फंक्शन दिखे, दो इक्वेशन दिखे, समानुपाती के रूप में दिखे, इस तरफ समान दिखे, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और दोनों फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे लिखा जाता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों आपस में इस तरफ वाला आपस में गुणा हो जाता है। तो इस केस में गुणा करेंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये बात हम निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं। किसके, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु का केस है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये आपका किसका नियम है बच्चों, इसको हम तीसरा मान लें या रहने दें। ठीक है, ये किसका नियम है, यही है आपका कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये आपका कूलाम का नियम है। क्लियर है। अब ये समानुपाती चिन्ह हटता है, ठीक है, और एक नियतांक आता है, आप लोग को बताया गया कभी भी समानुपाती चिन्ह हटाया जाएगा तो एक नियतांक निकल के आएगा, और इस नियतांक को इन्होंने फाइंड आउट किया था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, या एप्सिलॉन जीरो भी कुछ लोग बोलते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका आता है, ठीक है। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला निकल के आता है। तो इस पे जो बल लगेगा इतना लगेगा, कब? जब निर्वात या वायु में होगा, ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कुछ लोग के भी लिखते हैं, तो इस के को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरी बात समझ गए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कुछ लोग क्या लिखते हैं? के भी लिखते हैं, और इसका मात्रक होता है, ये इसका मान होता है कितना? इसका मान निकाला जब इसको प्रैक्टिकली करके इसका मान निकाला तो ये आया 9 × 10 के पावर 9। अब देखिए इसका मान हम निकाल रहे हैं इसका, तो ये इधर बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको इस तरफ भेजेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कूलाम 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 स्क्वायर नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका मात्रक सहित इसका मान निकल के आ गया। मेरी बात समझ गए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकल के आ गया कितना? के का मान कितना निकल के आ गया? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर जो हम इस के की यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर जो हम बीमा निकालना चाहें तो हमारी बीमा कितनी निकल के आएगी? के की बीमा अगर जो हम निकालें तो बीमा हमारी कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? देखिएगा, न्यूटन की बीमा होती है m/L/T पर -2। अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझेंगे? देखिए यह बराबर होता है m × a, ठीक है, और m का मात्रक होता है किलोग्राम, ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस द्रव्यमान kg को हम m लिखते हैं, इसको l लिखते हैं, मीटर है दूरी है, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो t पर -2। तो ये आप रट्टा मार लीजिए, बल का जो न्यूटन का बीमा होता है m/L/T पर -2 होता है। कितना होता है बच्चों? न्यूटन की बीमा कितनी होती है? m/L/T पर -2। अच्छा यहाँ मीटर है तो मीटर के लिए L स्क्वायर हो जाएगा बटे कूलाम। देखिए कूलाम की बीमा हमने निकलवाई है, AT क्या निकलवाई है? बोलिए भाई, क्यू की बीमा AT निकलवाई है ना अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो वहां से कूलाम की बीमा हो जाएगी A × T। देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा तो इसको भी स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, या होल स्क्वायर कर दें, बात देखिए होगी, सबको ऊपर ले जाइए तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए ये L है, ये भी L है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो m L के पावर 3, ये T पर -2 है और T पर +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 पहले से था, एक -2 आ गया तो -4 हो जाएगा, a के पावर माइनस ऊपर जाएगा तो a के पावर -2। तो यहाँ से जो k की बीमा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? m/L m/L³ T पर -4 a पर -2, ये इसकी बीमा कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इतनी बात तो समझ गए हमें। गुरु जी एक बात ना बुझाई, कौन बात ना बुझाई? हाई जो लिखा गया है आप एप्सिलॉन नॉट आप बोलत बाटे, हाँ बोलते हैं भैया, तो ये का कहा था? ये कहा है, इसको ही बताएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है, धैर्य रखिए, हर एक बातें बताई जाएंगी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में भी आपको हम चर्चा करेंगे, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां जो आपने इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है ये वाला, इसको आप समीकरण A मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण A। इतना नोट डाउन हो गया, बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है। एक बात और है जो क्या है कि यहां जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, क्या गुरुजी एक बात बताइए, इन दोनों आवेशों को हम अगर जो स्थिर रखेंगे तभी लगेगा, अगर जो हम एक को स्थिर रख दे एक को गति करा दे तो क्या यह नियम कूलाम का नियम वैलिड होगा? लगेगा इसमें? कूलाम का नियम वैलिड है कि नहीं वैलिड है? तो बाबू अगर जो एक आवेश को हम रोक लें एक आवेश को गति कराएं तब भी कूलाम का नियम वैलिड होगा, तब भी कूलाम का नियम वैलिड होगा। लेकिन दोनों को अगर आप गति करा देंगे तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कैसे? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
परमाणु के बारे में। परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भैया घूमता है इसके चारों तरफ प्रत्येक कक्षा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो आवेश है, प्रोटॉन पर भी तो आवेश है, बोलो, है ना। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, और प्रोटॉन रुका हुआ है, फिर भी यहाँ कूलाम का नियम वैलिड है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अगर जो एक, क्योंकि परमाणु में कूलाम का नियम वैलिड है, तो अगर जो एक बिंदु आवेश रुका रहे और एक गति करे तब भी कूलाम का नियम लगेगा। लेकिन जब दोनों गति करने लगेंगे, अगर ये गति करने लगे और ये भी गति कर रहा है, तो क्या होगा, परमाणु स्वाहा, तब कूलाम का नियम वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और चर्चा करते हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने बताया ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको सब लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एप्सिलॉन नॉट पढ़ाता है, या कुछ लोग एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब निर्वात की विद्युत, निर्वात में से विद्युतशीलता, इसका मतलब निर्वात में से कितने विद्युत को अपने अंदर से वो जाने दे रहा है, मतलब कितनी विद्युत की मात्रा निर्वात में से निकल रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब कितना अपने अंदर से विद्युत को जाने दे रहा, निर्वात कितना अपने अंदर से, मतलब निर्वात में से कितनी विद्युत निकल रही है, वो है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसे वायु की विद्युतशीलता हो जाएगी, किसी पदार्थ की विद्युतशीलता हो जाएगी। मेरी बात समझ रहा है, ठीक है। अगर कोई पदार्थ, दोनों आवेश को हम तेल में ले जाकर डुबा दें, तो क्या वही नियम लगेगा, कूलाम का वही नियम लगेगा क्या, उतना ही बल, जैसे हमने यहाँ निर्वात में दो आवेश को रख दिया, उतनी ही दूरी पर ले जाकर उन्हीं आवेशों को तेल में डुबा दें, तो क्या बल कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये भी तो बात है। तो वहां आपने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, निर्वात था भी, अपने मीडियम चेंज कर दिया, ऑयल ले लिया, तेल ले लिया, तो उसके लिए जो बल होगा वो कम हो जाएगा, छीड़ हो जाएगा। उसके परावर्तन के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है, उसकी बात अभी हम चर्चा करेंगे, पहले इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए, अच्छा गुरुजी, अगर जो एप्सिलॉन नॉट एक निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी। इसका मान होता है, देखिए आप इसका मान निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने यही लिखा ना, कितना, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों इसी को तो निकालना है, 4 पाई को उस तरफ ठेलो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 × 4 × 3.14 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मात्रा के साथ हम चल रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, 4 × 12, और इसका गुणा कर देंगे और इसको पलट दीजिए, पलटने का मतलब उलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हमको ये निकालना है ना, तो पलटेंगे तो 1/में हो जाएगा 12 × 3.14 × 10 के पावर कितना, 9, और ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा ही बन गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही बन जाएगा। इसका गुणा करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हम मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 8.85 × 10 के पावर -12। बच्चों इसका इसमें गुणा कर लोगे, इसको ऊपर ले जाओगे प्लस में जाएगा, और इससे भाग दोगे तो दशमलव आएगा, दशमलव को इस तरफ उस तरफ करोगे तो 10 के पावर -12 चला जाएगा। अगर आप सॉल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वैसे सिंपल है, मैथमेटिक्स इतना जानते हैं, ठीक है। 8.85 × 10 के पावर -12 एप्सिलॉन नॉट का मान। मात्रक क्या है, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसका मात्रक, क्लियर है। अच्छा इसकी बीमा भी बन सकती है, देखिए उल्टा है किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मात्रक का उल्टा है, तो उसी के बीमा के उल्टा हो जाएगी इसकी बीमा। वैसे हम निकाल दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कूलम का AT² यानी A² T², न्यूटन की M
एल टी पर -2 और मीटर की एल स्क्वायर। देखिए एल पर पावर 1 है, एल पर पावर 2 है, तो 2 और एक 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, एम के पावर 1 है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एम पर -1 क्लियर है। एल 3 हो जाएगा, 3 पर -1, और देखिए माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 2 और 2 पहले से था, तो टी के पावर 4 और ए पर +2 था। अच्छा देखिए उसी का उल्टा है, जस्ट उसी का रिवर्स आया, उसमें क्या था, यम एल स्क्वायर टी पर -4 और ए पर -2 था, किसमें 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की विमा में, और इसी का जस्ट उल्टा एप्सिलॉन नॉट की विमा है, एम पर -1 टी पर -3 टी पर एल पर -3 टी पर 4 और ए पर 2, ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, बीमा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे बाबू। 2 वीडियो को आपस में मर्ज करके बनाया गया है, ये दोनों वीडियो समझिएगा, जहां दिक्कत होगी इसको बताइएगा, कमेंट करिए। इसके बाद की टॉपिक हम आगे अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करके पीछे वाला रिवाइज करके इसके बाद में हम आपको अगली क्लास का वीडियो बड़ा ना बने, इसलिए हम यहीं पर आपका रोक रहे हैं, ठीक है। और जहां कहीं भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।